तो जो कल हमने देखे थे आज के लेक्चर से पहले मैं जरा थोड़ी चीजें आपको रिपीट कर दूं। हमने कल G7 देखा था, तो मैंने आपको कहा था कि G7 जो सा है आपका इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं। इनफॉर्मल ग्रुप्स की पहचान ये भी रखें कि उनके उस तरह से बेसिक हेडक्वार्टर नहीं होते, सेक्रेटेरिएट नहीं होते, ठीक है। तो जो आपका G7 है, G7 के अंडर एक चीज है, उसका क्या कहते हैं, उसका एक हुआ है, क्या कहते हैं, समिट हुआ है G7 का। ये G7 की बात कर रहा हूँ, 47th समिट। ये करंट अफेयर्स के लास्ट लेक्चर में आपको कहीं मिल भी जाएगा, लेकिन रिपीट हो जाएगा। तो 47th समिट हुआ G7 का, और ये कब होता है? ये आपका जून 2021 के अंदर होता है। ये 11 से, मेरे ख्याल में 11 से 13, 2-3 दिन का चलता है ये, जून 2021 के अंदर। इसके अंदर क्या होता है G7 के 47th समिट के अंदर, और ये होता कहाँ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉर्नवाल, इंग्लैंड। इंग्लैंड में एक जगह है कॉर्नवाल, ठीक है, कॉर्नवाल। वहां ये आपका समिट होता है, 47th समिट, ठीक हो गया। और इसके अंदर एक इनिशिएटिव दिया जाता है, जिसे काफी सारे लोगों ने, एनालिस्ट ने क्या कहा कि ये जोन सा है उसके रिस्पांस में आया है आपके सी पैक के, ठीक हो गया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के रिस्पांस में आया है। तो इसमें क्या था, इसका नाम क्या था? इसका नाम था B3W। इसका नाम क्या था? B3W। क्योंकि ये G7 हमने कल थोड़ा सा देखा था, तो G7 के बारे में आपको बताना था कि ये G7 कंट्रीज का जो था, उसका ये इनिशिएटिव था, उन कंट्रीज का इनिशिएटिव था, और उसका क्या नाम था? B3W। और ये इनिशिएटिव कितने का था? ये $40 ट्रिलियन, 40 खरब डॉलर्स का ये था, ठीक है। अब ये B3W क्या है? ये B3W का मतलब ये है कि ट्रिपल BW, ठीक है। एक बी से क्या है? बिल्ड बैक बेटर, और डब्ल्यू से वर्ल्ड। इसको क्या कहा गया? बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव को B3W, क्योंकि 3 बी आ रहे थे, एक बी से बिल्ड, एक से बैक बेटर। तो ये किस लिए इसमें उन्होंने कहा कि हम इतना पैसे रखेंगे, हम जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको पैसे देंगे, और वहां जो उनसा हेल्थ के अंदर जो आपका क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, और इस तरह की बाकी उन्होंने जेंडर इक्वालिटी और ये सारी चीजों के लिए हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे। और ये जो उनसा इनिशिएटिव, अब इसके रिलेटेड आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये इनिशिएटिव कौन से फोरम से लिया गया? तो G7 से लिया गया। और G7 का मैंने आपको बता दिया 47th जो है वो समिट हुआ था, और ये इंग्लैंड कॉर्नवाल में हुआ था। और ये B3W का, अगर इसकी डेट भी आपको पूछी जाए तो वो मैंने आपको बता दी है कि ये जून 11 से 13 जून 2021 के दरमियान ये हुआ था आपका B3W। चलिए, उसके बाद हमने एक G20 का नाम लिया था। G20 का वैसे मैंने कल भी बता दिया था कि रोम के अंदर इसका भी समिट हुआ था। तो नेक्स्ट वीक जो आप करंट अफेयर्स का लेक्चर देखेंगे अक्टूबर वाला, तो अक्टूबर वाला, बल्कि अक्टूबर वाला नहीं, नवंबर वाला, हाँ, अक्टूबर वाले में आई थिंक उसी में था शायद। तो उसमें जो-सा ये समिट हुआ G20 का, तो G20 का भी साथ हल्का-सा बस बता रहा हूँ, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। उसका समिट हुआ, और उसका समिट कौन-सा था? ये 16th समिट था, और ये कहाँ हुआ? ये रोम के अंदर हुआ, रोम, इटली के अंदर हुआ। रोम, इटली के अंदर G20 का जो-सा है ये समिट हुआ। ये 30 से लेकर 31 अक्टूबर 2 दिन तक ये चला। और इटली जहाँ ये समिट हो रहा होता है, वही उसका होस्ट होता है, उसका प्रेसिडेंट जो-सा है वो भी वही उसका होस्ट होता है। इटली का क्या कहते हैं, सॉरी, इटली का जो प्रेसिडेंट साहब थे, वही इसके होस्ट थे। और अब जो-सा नेक्स्ट जो क्या कहते हैं इसको, ये हुआ 2021 में, 2021 में। तो जो 2022 होगा वो इंडोनेशिया इसको करेगा, और 2023 जो-सा है वो इंडिया इसको होस्ट करेगा G20 के समिट को। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया इसको 2022 में समिट को करेगा, और उसके बाद इंडिया जो है इसको 2023 के अंदर करेगा। और G20 का कल मैंने आपको बताया था कि इसमें 19 मुल्क हैं और एक EU है, और इसके हवाले से डिटेल जो है वो डिस्कशन हुई है वो उसमें लेक्चर में। तो थोड़ी सी आप यहाँ देख, कल भी हमने की थी, थोड़ी सी आप यहाँ देख लें। बाकी आपको इसमें जो उनसे बाकी कुछ चीजें हैं वो आपको उस लेक्चर में भी मिल जाएंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, ठीक है। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने इसमें देखनी है वो है आपकी ब्रिक्स। अभी किसी ने ग्रुप में भी क्वेश्चन ब्रिक्स का पूछा हुआ था, तो ये जितने मैं आपको करवा रहा हूँ ये सारे इनफॉर्मल है, ठीक है, इनका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। G7 की जो G7 की जो डेट है ना, वो है 11 से 13 जून को हुआ था ये 2021, और ये आपका हुआ है 30 और 31 अक्टूबर 2021। किसी और को इश्यू तो नहीं आ रहा इंटरनेट का?
हफ्सा के अलावा? नहीं। हफ्सा आपके इंटरनेट का इश्यू है। मैंने भी यहाँ से देखा है सिग्नल बिल्कुल ठीक है, तो आपकी साइड पे इश्यू है तो काइंडली इसको ना ज़रा नेट को देख लें, बाकी सबका बिल्कुल ठीक आ रहा है। जिन-जिन का इश्यू आ रहा है ना, उनका आज इंटरनेट का अपना इश्यू होगा, मेरी साइड पे 100% बिल्कुल ठीक है। ठीक है? हाँ, चलें जी। अच्छा, ब्रिक्स जोन से हैं, ये भी आपकी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं। ब्रिक्स जोन सा है, ये किसका इनफॉर्मल है, इसका कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, ये भी एक इनफॉर्मल ग्रुप है। ये 5 ये एक्रोनिम है, एक्रोनिम होता है जो पहले सब मुल्कों का जो पहला-पहला नाम है, उससे लेकर एक वर्ड बने, उसे एक्रोनिम कहते हैं। तो बी से आपका क्या है जी? बी से आपका ब्राज़ील है, आर से आपका रशिया है, आई से आपका इंडिया, सी से आपका चाइना और एस से आपका साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। तो ये आपका क्या है जी? ये ब्रिक्स आपका है और इसमें जौन-सा है आपका ये इमर्जिंग इकोनॉमीज़ है। ब्रिक्स का पूछ लिया जाए कि ये इनफॉर्मल ग्रुप क्या है? ये इमर्जिंग इकोनॉमीज़ का एक ग्रुप है और इसका जौन-सा है समिट की अगर हम बात करें, तो इसका जौन-सा है समिट अभी हुआ था 12th, अभी तो 13 हुआ, इसका 12th समिट एक हुआ। 12th समिट इसका कहाँ 2020 के अंदर हुआ, तो 2020 के अंदर उसका होस्ट कौन था? रशिया। और अभी जौन-सा है वो 13th समिट हुआ है, 13वां। जो 13वां समिट हुआ है 13th, वो किसने होस्ट किया अभी लास्ट मंथ में हुआ है 13th समिट, तो वो किसने होस्ट किया है? वो इंडिया। तो इसके बारे में लास्ट टाइम जब रशिया ने होस्ट किया था, तो तब भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रिक्स का जो 12th समिट हुआ है, उसका होस्ट कंट्री कौन है? तो वो रशिया था। और अब जो हुआ है रिसेंटली, इसका भी आपसे कभी भी पूछा जाएगा आगे नेक्स्ट आने वाले पेपर्स में कि 13th ब्रिक्स का जो समिट हुआ है, उसका होस्ट कंट्री कौन था? किस मुल्क में ये होस्ट किया गया? तो ये इंडिया के अंदर जौन-सा है, ये आपका होस्ट किया गया था। तो ये कुछ चीज़ें थी, कल के जो हमने थोड़े से हमारे पास रीजनल ऑर्गनाइज़ेशंस रह गई थी, हमने उनको डिस्कस कर लिया। उसके बाद अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारे पास नवंबर के हमने जो करंट अफेयर्स देखने हैं। और नवंबर के करंट अफेयर्स में वैसे तो शुरू से स्टार्ट करता हूँ, लेकिन साथ हम ऑर्गनाइज़ेशंस की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको कहा था कि एक आपका यहाँ समिट हुआ है, उसकी पहले नवंबर में बात कर लेते हैं। नवंबर में आपका क्या 15th समिट हुआ है, उसको डिटेल में हमने देख लिया था थोड़ा-सा, और आज इसके ईसीओ क्या है? 15th समिट ऑफ ईसीओ, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गनाइज़ेशन, ठीक है? तो ये आपको पता है अशकाबाद अशकाबाद तुर्कमेनिस्तान के अंदर हुआ है, ठीक हो गया? और इसके ये हुआ कब है जी? ये आपका 28 नवंबर 2021, ठीक है? ये अभी 28 नवंबर को इसी मंथ के एंड में ये आपका जौन-सा है ईसीओ का 15वां समिट हुआ है। और आपको पता बताया था, दोबारा अगर किसी को नहीं पता तो दोबारा लिख लें कि इसमें पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंटेशन किसने की? पाकिस्तान के प्रेज़िडेंट आरिफ अलवी साहब ने पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की। और उसके बाद ये 15th था। और मैंने आपको साथ ये बताया था कि जो 14th समिट हुआ है, जो 14th समिट हुआ था, वो एक तो टर्की ने होस्ट किया था। और उसके बाद क्या कहते हैं, और जो टर्की ने होस्ट किया था क्या 14, और वो 2019 के अंदर हुआ था। और इससे पहले 2017 के अंदर हुआ था 13th समिट, वो पाकिस्तान ने होस्ट किया था। वो आप साथ लिख लें कि 13वां जो समिट था, वो इस्लामाबाद के अंदर हुआ था, इसको पाकिस्तान ने होस्ट किया था 2017 के अंदर, ठीक हो गया? और जो 19 में हुआ था, उसको टर्की ने जौन-सा है वो होस्ट किया था। इसके 10 मुल्क इसके मेंबर 10 मुल्क थे, और वो हमने डिटेल में कल देख लिए थे। अच्छा, तो अब इसमें क्या हुआ जी, इसका मोटो इंटू द फ्यूचर टुगेदर था, इसका थीम, सॉरी मोटो नहीं थीम, इसका थीम क्या था? इंटू द फ्यूचर टुगेदर, इंटू द फ्यूचर टुगेदर जोन-सा है वो इसका थीम था। और इसमें पाकिस्तान के रिलेटेड क्या बातें हुई जी? क्योंकि ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, तो 2 प्रोजेक्ट हैं इसके रिलेटेड, वो हम साथ देख लेते हैं। तो वो एक तो है आपका तापी, ठीक है? उसके ऊपर प्रेज़िडेंट साहब बात की। तापी आपका क्या है जी? एक तो आपको तापी आपका ये आपको आइडिया होना चाहिए कि तापी आपका जौन-सा है ये गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है। गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, ठीक है? और ये क्या है जी? ये तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये भी एक तापी भी एक्रोनिम है। टी से क्या है? तुर्कमेनिस्तान, ए से आपका अफ़गानिस्तान, पी से पाकिस्तान और आई से इंडिया। तुर्कमेनिस्तान जो आपके सेंट्रल एशिया है,
एशियन कंट्री है, वहां से होते हुए अफगानिस्तान एक गैस पाइपलाइन आएगी, अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से होते हुए इंडिया में जाएगी, जो एक प्रोजेक्ट है। और ये क्या किस चीज का प्रोजेक्ट है? गैस पाइपलाइन का। ये भी इसमें डिस्कस काफी देर से होल्ड में है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के उस तरह से मामला सही नहीं है और इसका फंड्स का इशू है, तो इसके ऊपर भी दोबारा डिस्कशन हुई, क्योंकि तुर्कमानिस्तान जोन सा उसके शहर में ये हो रहा था, अशगाबाद में। और तुर्कमानिस्तान जोन सा है सेंट्रल एशियन कंट्री भी है, तो इसमें ज्यादातर जो चीजें हैं वो सेंट्रल एशिया और पाकिस्तान के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिस्कस हुए। उसके बाद एक और प्रोजेक्ट है जो इसमें डिस्कस हुआ, वो है कासा 1000। अब ये कासा 1000 क्या है जी? ये इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड का प्रोजेक्ट है। कासा 1000 क्या है जी? ये इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड का प्रोजेक्ट है। अब कासा में क्या है जी? कासा भी एक एक्रोनिम है, ये मैं लिखता नहीं हूँ, साथ बोल रहा हूँ। सीए से क्या है? सेंट्रल एशिया। एसए से क्या है? साउथ एशिया। सेंट्रल एशिया साउथ एशिया 1000 इसका नाम है, और इसको कासा 1000 कहा जाता है। और ये इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, इलेक्ट्रिसिटी की एक पूरी ट्रांसमिशन की लाइन वो बिछेगी, और वो क्या हो गया, उससे 1300 मेगावाट जोन से है, उससे बिजली जोन सी है सेंट्रल एशिया से साउथ एशिया के अंदर एक्सपोर्ट होगी। ठीक है। और वो कौन-कौन से मुल्क हैं जहां से ये आएगी? जो 2 सेंट्रल एशिया, सीए और एसए साउथ एशिया, 2 साउथ एशिया के मुल्क हैं। तो सेंट्रल एशिया के जो 2 मुल्क हैं, ताजिकिस्तान ताजिकिस्तान और प्लस किर्गिस्तान। किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, पहले किर्गिस्तान से ये बिजली वहां से आएगी, उसके बाद ताजिकिस्तान जाएगी, उसके बाद अफगानिस्तान, और फिर एंड में ये कहाँ आएगी? पाकिस्तान। तो 2 आपके कंट्रीज कौन से हैं? 2 कंट्रीज सेंट्रल एशियन, किर्गिस्तान से स्टार्ट होगा ये प्रोजेक्ट। ताजिकिस्तान वहाँ एक वखान कॉरिडोर है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो वखान कॉरिडोर, और ये जो आपका अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से होते पाकिस्तान में, और ये इससे कितनी 1300, अराउंड 1300 मेगावाट इसमें बिजली जो सी है वो पाकिस्तान में आएगी। और ये एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आरिफ अलवी साहब ने इसमें ईसीओ के समिट के अंदर डिस्कशन की थी। ठीक हो गया? तो ये जो सा है आपका, जरा थोड़ा सा हमने बैकवर्ड स्टार्ट लिया है, क्योंकि हम वो साथ वो देख रहे थे ऑर्गेनाइजेशंस, तो मैंने कहा ईसीओ को भी इसमें थोड़ी सी डिटेल है, वो हम साथ ही कर लें। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके इसके बाद अगर हम बात करें, तो साथ ही यहाँ रिवर्स अगर हम चल रहे हैं, कोविड की बात कर लेते हैं। आप लोगों को पता है ओमिक्रॉन, आजकल हर जगह नाम आया हुआ है ओमिक्रॉन। अब ओमिक्रॉन क्या है जी? ये वेरिएंट है किसका जी? कोविड-19 का। अब कोविड-19 जो-सा है जी आपका कोरोना वायरस, इसकी वैक्सीन भी आ चुकी है, इसका डिफरेंट तो अब वेरिएंट आया है, तो इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न, कि इससे जो-सा खदशात हैं, किसने कहा है? डब्ल्यूएचओ ने, जो हमने अभी पढ़ा था, डब्ल्यूएचओ, जेनेवा में जिसका हेडक्वार्टर है। तो डब्ल्यूएचओ ने इसे क्या कहा है जी? ओमिक्रॉन वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है। और ये डिटेक्ट कहाँ हुआ है सबसे पहले? साउथ अफ्रीका के अंदर। साउथ कासा जोन सा आपका मैंने बताया, कासा साउथ एशिया, सेंट्रल सीए से सेंट्रल एशिया, और एसए क्या है? साउथ एशिया। कासा सीए सेंट्रल एशिया, जो हमने कंट्रीज पढ़े थे मैप में डिफरेंट मैंने आपको बताए थे। ठीक है? तो सीए सेंट्रल एशिया, और उसके जोन सा है ईस्ट, और क्या कहते हैं यहाँ साउथ के अंदर, वहां आपका साउथ एशिया आ गया। ईस्ट और उसका कह रहा हूँ साउथ में ही साउथ एशिया आया ना, हाँ, तो साउथ एशिया। अच्छा, ओमिक्रॉन वेरिएंट डिटेक्ट कहाँ हुआ? साउथ अफ्रीका में। तो ये क्या है जी? ये उसका वेरिएंट। अच्छा, ओमिक्रॉन है क्या? अच्छा, ओमिक्रॉन जोन-सा है ना, जैसे आपकी इंग्लिश है उसके अल्फाबेट है 26, ठीक है? तो इसी तरह ग्रीक जोन से हैं उसमें 24 अल्फाबेट हैं, ग्रीक। ये ओमिक्रॉन कौन-सा वर्ड है? ये ग्रीक, ठीक है? तो ग्रीक में 24 अल्फाबेट हैं, ठीक है? 24 जैसे हम अल्फा, बीटा, अब अल्फा क्या है? अल्फा को हम कह देते हैं ए, बीटा को बी, ठीक हो गया? और उसका वो इस तरह डिफरेंट जो नाम है काफ़ी सारे। तो उस 24 में से 15वें नंबर पर एक आता है ओमिक्रॉन। तो अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो ये आपका ओ के इक्वल बनता है, ओ बनता है, ठीक है? ओमिक्रॉन ओ। जैसे अल्फा ए होता है, ठीक है? तो ओमिक्रॉन क्या होगा आपका? ओ। और ये ग्रीक अल्फाबेट है, ठीक हो गया? और ग्रीक टोटल कितने अल्फाबेट हैं? 24, और इंग्लिश है 26। तो साउथ अफ्रीका के अंदर आपका ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है। इससे पहले साउथ अफ्रीका के अंदर भी एक और वेरिएंट जोन-सा है, वो भी वहाँ आ चुका है। उसका नाम क्या था? उसका नाम था जी आपका बीटा। जो साउथ अफ्रीका में इससे पहले वेरिएंट आया था, उसका नाम क्या रखा था? बीटा। इसी तरह एक अल्फा आया था, और एक आपका
गैमा भी आया था, एक आपका क्या आया था, गैमा भी वेरिएंट आया था। तो अगर हम बीटा साउथ अफ्रीका में हो गया, अल्फा आपका इंग्लैंड में आया था, इंग्लैंड के अंदर, ठीक है? और गैमा जोन-सा है आपका, ये ब्राज़ील के अंदर आया था और एक आपका आया था डेल्टा, ठीक है? डेल्टा कहाँ आया था आपका? इंडिया के अंदर। तो ये कुछ वेरिएंट्स के हम बात कर ही रहे हैं, तो ये वेरिएंट्स ये आया मैं बोल रहा हूँ वो गलत बोल रहा हूँ, ये वहाँ डिटेक्ट हुए थे। ये लाज़मी नहीं है, ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बात, कि ये लाज़मी नहीं है कि ये वहीं ही म्यूटेट होकर ये वेरिएंट्स वहीं बने हों, ठीक है? ये जो नाम दिए गए इन कंट्रीज़ में सबसे पहले डिटेक्ट हुए। डेल्टा सबसे पहले इंडिया में डिटेक्ट हुआ। जो आपका क्या कहते हैं गैमा है, ये ब्राज़ील में सबसे पहले डिटेक्ट हुआ और सबसे पहली जो इसकी वेरिएंट आया था वो आपका अल्फा आया था, ये इंग्लैंड में डिटेक्ट हुआ था और साउथ अफ्रीका के अंदर अब 2 हो चुके हैं डिटेक्ट, एक रिसेंटली ये जो आपका ओमिक्रॉन है और उससे पहले आपका बीटा जोन-सा है वो भी वहाँ आपका डिटेक्ट हो चुका है। ठीक हो गया? उसके बाद जी, उसके बाद अगर हम बात करें इसके रिलेटेड चीज़ें, इसके रिलेटेड अगर साथ ऐसे लिख लें कोविड की 19 की बात कर रहे हैं, कभी मे बी पूछा जा सकता है कि कोविड-19 को पैंडेमिक जोन-सा है वो डब्ल्यूएचओ ने कब डिक्लेयर किया? तो डब्ल्यूएचओ ने 11 मार्च 2021 को कोविड-19 को क्या कह दिया कि ये पैंडेमिक है या पूरी दुनिया में फैल चुका है। पैंडेमिक या पूरी दुनिया में जो फैल चुका है, तो उसको 11 मार्च को डब्ल्यूएचओ ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया था। ठीक हो गया? और इसके बाद अगर हम बात करें अभी वैक्सीन अगर टाइम क्या है? हाँ, टाइम है। अच्छा, बल्कि आप लोगों को थोड़ा-सा वैक्सीन्स का भी बता देता हूँ साथ, ताकि कोविड-19 का चैप्टर तो क्लोज़ हो ना, करंट अफेयर्स पढ़ते-पढ़ते हमारा। इसमें कोविड-19 में एक तो ओमिक्रॉन वजह से कोविड-19 इस दफ़ा रहा न्यूज़ में। एक और हुआ, एक तो वैक्सीन्स हैं। वैक्सीन्स के अलावा एक पिल बनी है। पिल, ये जो आपकी गोली आप कह सकते हैं, तो एंटी कोविड पिल जौन-सी है, एंटी कोविड एक तो वैक्सीन है ना, एक एंटी कोविड पिल बनी है इस नवंबर के मंथ के अंदर आपकी और ये किसने बनाई है? ये आपकी यूनाइटेड किंगडम यूके ने सब बनाई है, ठीक है? तो पूछ ले कि सबसे पहले कौन-सी है, जिस तरह वैक्सीन सबसे पहले किसने? रशिया ने बनाई थी, तो इसी तरह कौन-सी आपकी एंटी कोविड पिल कौन-सी है, वो क्या है जी? एंटी कोविड पिल आपकी यूके ने बनाई है। तो यूके के हेल्थ मिनिस्टर साहब का भी नाम बल्कि साथ लिख लें, उनका नाम है जावेद। साजिद जावेद साजिद जावेद, क्योंकि ये मुसलमान हैं, तो इनका नाम पूछा जा सकता है। हाँ, 2020 पैंडेमिक 2020 में आया था ना, कोविड-19 तो 2020 में आया था, ठीक? तो ये 2020 के 11 मार्च 2020 को उसको पैंडेमिक डिक्लेयर किया था कोरोना वायरस को डब्ल्यूएचओ ने ऑफिशियली तौर पर, ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद जी, ज़रा जल्दी-जल्दी आप लोगों को 2-3 वैक्सीन्स के नाम बता दूँ, उसके बाद हम चलते हैं। जो रशिया ने वैक्सीन बनाई, उसका क्या नाम था? स्पुतनिक स्पुतनिक, ठीक हो गया? और उसके बाद यूएसए ने 2 वैक्सीन वहाँ की 2 कंपनीज़ थी, उन्होंने बनाई मोडर्ना मोडर्ना और दूसरी का क्या नाम है फाइज़र। फाइज़र, मोडर्ना और मोड इसका फाइज़र का पूरा नाम फाइज़र बायोएनटेक, ठीक है? ये इसका पूरा नाम था। ये दोनों यूएसए की थी, ठीक है? जो आपकी वैक्सीन्स बनी और ये दोनों एमआरएनए एक टेक्नोलॉजी है, ये एमआरएनए टेक्नोलॉजी थी, ठीक है? एमआरएनए टेक्नोलॉजी थी इसकी। तो एमआरएनए टेक्नोलॉजी थी और उसके बाद एक आपकी बनी जिसके बारे में एमओडी के पेपर में भी पूछा गया था कि एस्ट्राज़ेनेका ऑक्सफोर्ड कंपनी थी जिन्होंने बनाई, ठीक है? तो ये आपकी कहाँ की थी? ये आपकी ब्रिटिश, ये यूके की एस्ट्राज़ेनेका थी, ठीक हो गया? और उसके बाद एक और भी यहाँ यूएसए की सॉरी लिख लें जे की, जॉनसन जॉनसन, जो बेबी जॉनसन वो जो पाउडर होता था ना, तो जे जॉनसन जॉनसन, ठीक है? तो उन्होंने भी एक बनाई थी सिम 1 डोज़ वैक्सीन, तो वो भी यूएसए की कंपनी थी जॉनसन जॉनसन, तो यूएसए की मॉडर्ना हो गई, फाइज़र हो गई और जे जॉनसन जॉनसन और एस्ट्राज़ेनेका यूके की हो गई, रशिया की स्पुतनिक हो गई और उसके बाद आपका अल्लाह भला चाइनीज़ वैक्सीन आप लोगों को पता है, आप सब लोगों को लगी होंगी, साइनोवैक, साइनोफार्म साइनोवैक और कैनसाइनो, जो सिंगल डोज़ थी, ठीक है? जो कैनसाइनो सिंगल डोज़ थी और ये भी 2 डोज़ थी, ये भी 2 डोज़ थी। एस्ट्राज़ेनेका भी 2 डोज़ की वैक्सीन थी, जे एंड जे 1 थी, ये भी 2 थी और ये भी 2 थी। स्पुतनिक भी 2 थी, ठीक है? जे एंड जे 1 डोज़ वैक्सीन थी, कैन्साइनो 1 डोज़ वैक्सीन थी
ठीक है। और ये थोड़ी सी जोन सी आपकी वैक्सीन के रिलेटेड भी आपको बातें पता चल गई, कोविड की बात हुई थी तो चलो ये भी साथ हो गया। और अगर कभी कोई आपसे गलती से ये पूछ ले कि सबसे पहला केस पाकिस्तान के अंदर कब आया था, तो वो भी आप लोग लिख लें 26 फेब को। 26 फेब 2020 को पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट कोविड-19 का केस पाकिस्तान के अंदर डिटेक्ट हुआ था। फर्स्ट कोविड-19 केस इन पाकिस्तान कब हुआ था? 26 फरवरी 2020 को। ठीक है, अभी तक यहां तक क्लियर है सारी चीजें? लास्ट 3 जो मैंने बताई हैं, साइनोफॉर्म, साइनोवैक और कैनसाइनो, ये क्या है? ये चाइनीज वैक्सीन है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा यही लगी। सबसे ज्यादा वैक्सीन पाकिस्तान में ये तीनों लगी हैं, साइनोफॉर्म, साइनोवैक और साइनो। और ये नीचे 1 to 1 2 जो लिखा है, इनकी डोजेज हैं। कैन साइनो 1 डोज थी, साइनोफॉर्म 2 डोज थी और साइनोवैक जो सी है ये भी 2 डोज थी। और 1 सिर्फ 2 थी, एक कैन साइनो। और ये कैन साइनो पाकिस्तान में बल्क में लेकर, और पाकिस्तान ने इसको पाकिस्तान के अंदर भी, ये खुद पाकिस्तान ने भी बनाई थी, मतलब एक तरह से रॉ मटेरियल वहां से लेकर और उसको जोन सा है पाकिस्तान के अंदर जोन सा उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके पाकिस्तान में भी ये बनी थी। ठीक हो गया? तो ये हमने थोड़ा-सा जोन-सा है कोविड के रिलेटेड चीज़ें देख ली और जो इस महीने में इसकी डेवलपमेंट थी, हमने वो देख ली। अच्छा, तो हम कोविड-19 की बात कर रहे थे, तो उसकी एक चीज़ लास्ट रहेगी कि अभी एक डिक्शनरी है, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी, आप सब लोग अपने मोबाइल्स के अंदर उसको यूज़ कर रहे होंगे। तो 2021 का उसने वर्ड ऑफ 2021 उसने किसको कहा है? वैक्सीन को। तो ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ड ऑफ 2021, ठीक है? 2021 जोन-सा है वो क्या है? वो मरियम वेबस्टर जो डिक्शनरी है उसने क्या कहा है? वैक्सीन को कहा है। और लास्ट ईयर 2020 का क्वारंटाइन था, ठीक है? जो हम कहते हैं ना आइसोलेशन, करंटीना हो जाए, तो 2020 का वर्ड क्या था? क्वारंटाइन था। और इस दफा वर्ड ऑफ द 2021 का क्या है? वैक्सीन। और 2020 का क्वारंटाइन था। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें, तो सबसे पहले अगर ये मंथ जब स्टार्ट हुआ, 1 नवंबर की बात करें, नवंबर के हम चीज़ें देख रहे हैं, तो 1 नवंबर क्या है आपका? मरियम वेबस्टर, मरियम वेबस्टर। अब यूज़ नहीं किया आप लोगों ने? मेरे ख्याल में तो सबके उसमें होगी मरियम वेबस्टर, ठीक? ऑक्सफोर्ड के बाद सबसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मोबाइल में यही होती है, मरियम वेबस्टर। मैं खुद यही यूज़ करता हूँ। अच्छा, 1 नवंबर की बात करें, तो 1 नवंबर कौन-सा है आपका? 1 नवंबर ये आपका इंडिपेंडेंस डे है, गिलगित-बल्तिस्तान का। अगर कोई यहाँ गिलगित-बल्तिस्तान का है, तो उसको पता होगा। इंडिपेंडेंस डे है, डोगरा राज से 1 नवंबर 1947 को जौन-सा है वो गिलगित-बल्तिस्तान आज़ाद हुआ था और उस बाद में पाकिस्तान का हिस्सा बना। और 1 नवंबर 1947 को डोगरा राज से, और ये अब 1 नवंबर उसका इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। और इस दफ़ा इसका ये इंडिपेंडेंस डे कौन-सा था? 74th, ठीक है? 74th जौन-सा इसका इंडिपेंडेंस डे 1 नवंबर को मनाया गया। उसके बाद नवंबर स्टार्ट हुआ। नवंबर में हम अगर थोड़ा-सा आगे बढ़ें तो क्या होता है? आपको पता है महँगाई बहुत ज़्यादा है। महँगाई से अगर मैं थोड़ा-सा आपको ये बल्कि महँगाई की पहले बात बता देता हूँ। महँगाई अगर हम अक्टूबर की बात करें, एक वर्ड होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आपका ये होता है, ये आपका बताता है कि आपके मुल्क के अंदर महँगाई कितनी है। और ये इन्फ्लेशन का जो डाटा है, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि मरदमशुमारी जो आपका सेंसस होता है, वो पीबीएस पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो-सा है वो शाया करता है। तो इन्फ्लेशन के रिलेटेड जो डाटा है, वो भी आपका पीबीएस पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। 1 नवंबर इंडिपेंडेंस डे ऑफ जीबी, गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है? जीबी। तो इन्फ्लेशन की हम जब बात कर रहे थे, इन्फ्लेशन, तो ये क्या है आपका? ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जौन-सा है वो उसने जारी की। तो उसके मुताबिक क्या था? अक्टूबर के अंदर पाकिस्तान की इन्फ्लेशन, अक्टूबर के अंदर जब मंथ एंड होता है, उसकी लास्ट दिन डे को या मंथ के स्टार्ट में जारी होता है, तो अक्टूबर के अंदर ये आपकी क्या थी? 9.2% थी, जो कि नवंबर के अंदर 11.5
5% हो गई। अब ये जो आपका नवंबर एंड हुआ है, अब दिसंबर में अगर आपने अभी कल की डॉन की हेडलाइन सुनी हो या आज किसी ने क्या कहते हैं एडिटोरियल पढ़ा हो डॉन का, तो उसके अंदर एडिटोरियल इन्फ्लेशन के अंदर था और उसमें ये वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही थी कि नवंबर के अंदर पाकिस्तान की इन्फ्लेशन जो महँगाई है वो 11.5% है और ये 20 महीने की सबसे ज़्यादा बुलंद तरीन सतह के ऊपर है। इससे पहले अगर 20 महीने पहले जाएँ तो तब फेब बनता है, फेब 2020, तो तब पाकिस्तान की कोई 12% से ऊपर इन्फ्लेशन महँगाई गई थी और 20 महीने के बाद इस दफ़ा नवंबर में पाकिस्तान की 11.5% इन्फ्लेशन गई है। तो महँगाई की बात कर रहे थे, महँगाई बढ़ी, तो क्या हुआ 2 नवंबर को पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वज़ीर आज़म कौन है? इमरान अहमद खान नियाज़ी जो उनसे हैं, इमरान खान नियाज़ी साहब, उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक क्या किया, एक गरीब लोगों के लिए उन्होंने 3 नवंबर को उन्होंने क्या किया, एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया। तो अगर वो आपसे पूछ लें कि वो रिलीफ पैकेज कितने उसका रुपीज़ का था, तो 120 बिलियन रुपीज़ का था, ठीक है? रुपीज़ 120 बिलियन रुपीज़ और किस वजह से महँगाई जो आपकी बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमत आपकी बढ़ रही है, डॉलर आपका जो-सा है वो 175 प्लस है। तो इसी तरह जो-सा है आपकी ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, उसके हवाले से ये कुछ चीज़ें थी जो इस मंथ के अंदर हुई। उसके बाद क्या हुआ, मैंने उसके बाद एक इस महीने के अंदर एक और चीज़ आपकी नहीं, ये नहीं, इसका डेट नहीं है, ये पूरे मंथ का मैंने बताया है। ये जो इन्फ्लेशन का डाटा है, ये पूरे मंथ की आपकी एवरेज है। इसमें कोई 1 टू डेट इम्पोर्टेंट नहीं है। जहाँ डेट इम्पोर्टेंट होगी, वो मैं साथ बता दूँगा आप लोगों को, ठीक है? अच्छा 3 नवंबर हो गया। उसके बाद क्या हुआ, इस मंथ के अंदर एक और चीज़ हुई, वो आपका ये हुआ कि एक ऑर्गनाइज़ेशन है, जिसको काफ़ी सारे मुल्क टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन मानते हैं। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक मुल्क था, वो एक मुल्क नहीं सॉरी एक ऑर्गनाइज़ेशन है लेबनान की, ठीक हो गया? क्या कहाँ की है जी वो है लेबनान की। चलें ठीक है, मैं स्लो हो रहा हूँ। अच्छा एक ऑर्गनाइज़ेशन है, वो है उसका नाम है हिज़्बुल्लाह, ठीक है? पहले मैंने वैसे लेक्चर्स में बताया है, लेकिन आज हम इसको में पढ़ेंगे। तो हिज़्बुल्लाह को क्या हुआ, ये हिज़्बुल्लाह आपकी 1982 के अंदर वैसे बनी थी, 1982 के अंदर, ठीक है? और ये कहाँ की ऑर्गनाइज़ेशन है? लेबनान लेबनान की, ठीक है? तो ये इसके वन ऑफ द फाउंडर जो थे उसका क्या नाम था? हसन नसरुल्लाह और अभी जोन से हैं नसरुल्लाह, ठीक है? और अभी करंट जो से इसके सरबराह भी यही हैं, हसन नसरुल्लाह। 3 नवंबर को मैंने ये बताया था कि 3 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 120 बिलियन रुपए का रिलीफ पैकेज दिया था, रिलीफ पैकेज, ठीक है? रिलीफ पैकेज बाय इमरान खान कि महँगाई बढ़ रही है, जिसमें उन्होंने डिफरेंट यूटिलिटी स्टोर और एहसास प्रोग्राम के थ्रू और इस तरह से चीज़ें, तो वो मैंने बताया था कि 3 नवंबर को इमरान खान साहब ने एक 120 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दिया था। तो हिज़्बुल्लाह की बात की, तो हिज़्बुल्लाह जो-सी है लेबनान की एक ऑर्गनाइज़ेशन है और हसन नसरुल्लाह साहब जो-से इसको हेड कर रहे हैं। इसको जो-सा है क्या हुआ है इसके रिलेटेड डेवलपमेंट ये हुई है कि ऑस्ट्रेलिया ने इसको टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन डिक्लेयर कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है इसको टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन डिक्लेयर कर दिया है हिज़्बुल्लाह को। ठीक हो गया? ये वहाँ की पॉलिटिकल एक तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग जमात भी है। कोई लोग इसको ईरान की प्रॉक्सी कहते हैं कि ईरान इसको यूज़ कर रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, ऑस्ट्रेलिया ने इसको टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन डेज़िग्नेट कर दिया है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कुछ मुल्कों की तरफ से रिस्पॉन्स भी आया है। हसन नसरुल्लाह साहब ने भी बड़ा रिस्पॉन्स दिया है और जो हिज़्बुल्लाह है उसने खुद भी बड़ा रिस्पॉन्स दिया है कि हम जो-से वहाँ के एक पॉलिटिकल फ़ोर्स भी हैं, तो हमें जो-सा है ये आप किस तरह जो-सा है वो कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसी नवंबर की हम बात करें, तो एक प्राइज़ है, उसका नाम है मैन बुकर प्राइज़। मैन बुकर प्राइज़। अब ये पूछा जा सकता है कि मैन बुकर प्राइज़ आप लोगों से कि मैन बुकर प्राइज़ है क्या? तो ये आपका जो-सा है मैन बुकर प्राइज़, ये लिटरेचर के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? लिटरेचर, लिटरेचर। लिटरेचर के लिए आपका मैन बुकर प्राइज़ जो-सा है वो दिया जाता है। एक है मैन बुकर प्राइज़ ये लिटरेचर के लिए और एक है आपका सिंपल बुकर प्राइज़, बुकर प्राइज़। ये भी आपका किसके ये ऊपर वाला सिर्फ़ लिटरेचर के लिए ख़ास है और जो बुकर प्राइज़ है आपका, ये जो नॉवेल्स होते हैं फ़िक्शन नॉवल, ठीक है? फ़िक्शन नॉवल, ये फ़िक्शन नॉवेल्स के लिए दिया जाता है और ये 2021 का जो बुकर प्राइज़ है, ये किसको मिला है जी? ये एक इंसान है साउथ अफ्रीका के, ठीक है? उसका उनका क्या नाम है? डैमन गलगट,
GALGUT, गैलगट, ठीक है, डेमन गैलगट। और इनका ताल्लुक कहाँ से है जी? इनका ताल्लुक है साउथ अफ्रीका से, डेमन गैलगट साहब का। और इनका एक नॉवल था द प्रॉमिस, इनका नॉवल था, फिक्शनल नॉवल, ठीक है। फिक्शनल वो चीज होती है जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है, जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। जिस तरह अगर आप अभी देखें मार्स की या जो आपकी मार्वल्स की मूवी इस तरह की बनाई होती हैं, जिसमें डिफरेंट चीजें दिखाई होती हैं, कभी स्पेस में, कभी कुछ, कभी 2050 का ज़माना दिखाया होता है, तो ये मूवीज़ इस टाइप की चीज़ों को क्या फ़िक्शन कहते हैं, कि जिनका रियलिटी से कुछ ताल्लुक नहीं होता। तो वो फ़िक्शन वालों के लिए 2020 बुकर प्राइज़ है, और जो लिटरेचर के ऊपर है उसका क्या नाम है? मैन बुकर प्राइज़। और अभी फ़िक्शन के ऊपर जिस बंदे को मिला है, उसका नाम क्या है? डेमन गैलगट। और ये इनका ताल्लुक कहाँ से है? इनका ताल्लुक है जी साउथ अफ्रीका से। और अगर इनके नॉवल का नाम भी लिखना है तो उसका है दी प्रॉमिस, ठीक है? दी प्रॉमिस, PROMISE, दी प्रॉमिस। ये इनका क्या है जी? नॉवल है। ठीक हो गया? और उसके बाद ये अगर यहाँ बात कर रहे हैं तो एक और सिंगर हैं अरब के बड़े फेमस, मे बी कभी पूछे ना, लेकिन फिर भी एक बड़ी डेवलपमेंट थी। उनका नाम था सबाह फखरी, ठीक है? ये यहीं साइड पे कहीं लिखवा देता हूँ, फिर हम प्रॉपर इसको मैं रिमूव करता हूँ। उसका नाम है सबाह, SABAH, सबाह फखरी, ठीक है? तो ये कौन थे? ये सिंगर थे अरब के बड़े फेमस। तो 2 नवंबर को इनकी डेट एज़ सच इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन साथ लिख लीजिएगा कि 2 नवंबर 2021 को इनकी डेथ हुई। तो ये अरब के बड़े फेमस जोन से हैं, वो क्या थे? एक सिंगर थे। तो पूछ लिया जाए, इसका नाम वैसे ही पूछा जा सकता है कि सबा फखरी फखरी जोन सा है, इसका क्या काम था? तो ये एक बड़े फेमस सिंगर थे जिनकी अभी रिसेंटली जोन सी है वो क्या जी? इनकी डेथ हुई है। तो ये कुछ चीज़ें थी। अच्छा, उसके बाद ये हिसाब-किताब है कि एक पाकिस्तान की सिंगर हैं, अरूज आफ़ताब। उनका क्या नाम है जी? अरूज आफ़ताब। इनके साथ क्या है, इनको एक अवार्ड मिलते हैं, ग्रैमीज़ अवार्ड, ठीक है? ग्रैमीज़, ये सिर्फ़ म्यूज़िक के अवार्ड होते हैं, ग्रैमीज़ अवार्ड। इनके लिए पहले नुसरत फ़तेह अली खान साहब और भी सिंगर्स जो उनसे A.R. रहमान इंडिया की तरफ से, और भी जो फेमस सिंगर्स हैं उनको भी नॉमिनेट किया है। तो पाकिस्तान की तरफ से इस दफ़ा अरूज आफ़ताब जो-सी हैं, पहली दफ़ा, आई थिंक नुसरत फ़तेह अली खान के बाद पाकिस्तान की शायद ये पहली ही सिंगर होंगी। तो काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में भी नहीं, बिल्कुल यंग सी हैं, आई थिंक अभी 20 प्लस 25 के अराउंड शायद मे बी ये हों। तो ये इनको जो-सा है क्या, इनको ग्रैमीज़ अवार्ड के लिए इनको नॉमिनेट किया गया है। और ये जनवरी के अंदर ग्रैमीज़ अवार्ड होंगे, तो तब पता चलेगा कि ये पाकिस्तान की तरफ से जो अरूज आफ़ताब साहिबा हैं, ये ग्रैमी अवार्ड जीत पाती हैं कि नहीं जीत पाती। अभी सिर्फ़ क्या है, ये नॉमिनेट हुई हैं। ठीक हो गया? उसके बाद अगर हम बात करें तो एक इंडेक्स आया है न्यू, वो उसका क्या नाम है जी? वो है आपका कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट। उसका क्या नाम है पूरा? CPJ। अब ये CPJ क्या है? कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट। ठीक हो गया? कमेटी CPJ क्या है? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, ठीक है? CPJ, कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट। इसने एक इंडेक्स जारी किया है, उस इंडेक्स का क्या नाम है? ग्लोबल इम्प्यूनिटी इंडेक्स। क्या है? ग्लोबल इम्प्यूनिटी इंडेक्स। इम्प्यूनिटी क्या होता है? इस्तीस्ना, मतलब अगर कोई किसी को कुछ कह दे तो उसको पता है कि मुझे मतलब माफ़ी मिल जाएगी, ठीक है? तो इसने इंडेक्स जारी किया है, इस इंडेक्स का क्या मतलब है? इस इंडेक्स का ये मतलब है कि कौन-सा मुल्क जो-सा है उसमें जर्नलिस्ट जो-से हैं, जो सहाफ़ी हैं, उनको मारने की इजाज़त, उनको अगर कोई मार दे तो उनसे कुछ पूछ-गछ नहीं की जाती, उनसे कुछ क्या कहते हैं, इंटेरोगेशन, उनसे पूछा नहीं जाता कि आपने इस सहाफ़ी को क्यों मारा, या इस पे तशद्दुद क्यों किया? तो उसमें अगर हम देखें तो टॉप जो इस मुल्क ने किया उसका वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सोमालिया है। और पाकिस्तान जोन-सा है, पाकिस्तान उसमें 9वें नंबर पे आया, 9th, ठीक है? तो जो CPJ की जो ग्लोबल इम्प्यूनिटी इंडेक्स की रैंकिंग आई है,
उसके अंदर पाकिस्तान कितने नंबर पे आया है? पाकिस्तान 9वें नंबर पे आया है। और टॉप किसने किया है? सोमालिया। सोमालिया जो सा है वर्स्ट कंट्री है, जहाँ क्या है, जहाँ अगर सहाफ़ियों को अगर आप मारो तो उनसे बिल्कुल कुछ भी नहीं पूछ-गीछ होती। उनको सा है वो उनको बिल्कुल इजाज़त है कि सहाफ़ियों को जिस तरह से मर्ज़ी सा है वो कत्ल करें या उनको क्या है हैरास करें। और इसमें पाकिस्तान 9वें नंबर पर आया है और इंडिया हमसे ऊपर है, वैसे 12वें नंबर पर है। तो इस तरह से से है वो पाकिस्तान का नाम सा है दोबारा रिसेंटली इस इंडेक्स की वजह से न्यूज़ में आया है, ठीक है? और उसके बाद एक नेवल एक्सरसाइज़ हुई है अभी रिसेंटली, उसका क्या नाम है? नुसरत, NUSRET, नुसरत। इम्पोर्टेंट नहीं है। नुसरत क्या है आपका? नुसरत 2021 इसका नाम है, 2021। नुसरत 21 क्या है जी? ये नेवल एक्सरसाइज़ेज़ हुई हैं। ये क्या है? ये 8th नेवल एक्सरसाइज़ेज़ थी। एक्सरसाइज़ेज़ हेल्ड इन टर्की, ठीक है? टर्की। और भी इसमें काफ़ी सारे मुल्कों ने शिरकत की, ठीक है? तो इसमें क्या था, एक तो ये आप अगर पूछे तो नुसरत जो-सी आपकी एक्सरसाइज़ेज़ हैं, कौन से मुल्क में हेल्ड हुई? तो टर्की में हुई और इसमें सा पाकिस्तान की नेवी ने भी पार्टिसिपेट किया था। इसमें पाकिस्तान की नेवी ने भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन ये बेसिकली कहाँ हुई हैं? ये आपकी टर्की के अंदर सी हैं, वो हुई हैं। उसके बाद जी, उसके बाद अगर हम देखें, हमारे पास नवंबर के अंदर एक बड़ा फेमस हुआ चीज़ कि एक यूएस के जर्नलिस्ट थे, उनका नाम था डैनी फेंस्टर। क्या नाम था उनका? DANNY, डैनी फेंस्टर। अब ये डैनी फेंस्टर साहब क्यों इम्पोर्टेंट हुए? ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो गए हमारे लिए कि इनको म्यांमार की जेल के अंदर म्यांमार की अदालत ने 11 साल की सज़ा सुना दी। 11 ईयर्स। कितने साल की सज़ा सुना दी इनको? इनको 11 साल की सज़ा सुना दी डैनी फेंस्टर साहब को। किसने? म्यांमार ने। म्यांमार। अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा जिसमें मिलिट्री ने कब्ज़ा किया हुआ है, मिलिट्री जनता, जिसको जनता कहा जाता है। तो म्यांमार के अंदर इनको जेल हो गई और फिर उसके बाद क्या है और क्यों जेल हुई कि इन्होंने वहाँ उनकी आर्मी के जो वहाँ मुज़ालिम वग़ैरह हो रहे थे और डिफरेंट चीज़ें, उसमें उन्होंने पर्चे वग़ैरह जिस तरह होते हैं गद्दारी के, बगावत के, इस तरह से इनको और ये इनका ताल्लुक कहाँ से था? डैनी फेंस्टर साहब का यूएस से था, ठीक है? तो म्यांमार के अंदर इनको जेल हुई, लेकिन उसके बाद काफ़ी तंज़ीमों ने कुछ किया इसके इनके बारे में काफ़ी आवाज़ उठाई, तो फिर इनको क्या रिहा कर दिया गया, लेकिन इनको 11 साल की सज़ा सुनाई गई थी। तो ये भी आप लोगों से आने वाले वक़्तों में पूछा जा सकता है। डैनी फेंस्टर साहब के बाद देखें तो नवंबर के अंदर एक डेट आती है 9 नवंबर, इम्पोर्टेंट डेट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? अभी आपको पता लगेगा। 9 नवंबर को क्या होता है, इस दुनिया की यंगेस्ट नोबेल लॉरिएट मलाला यूसुफ़ज़ई उनकी शादी होती है। मलाला यूसुफ़ज़ई की शादी होती है। हाँ, ये जर्नलिस्ट था, डैनी फेंस्टर ये जर्नलिस्ट था। 9 नवंबर को क्या होता है? मलाला मलाला मैरिड किसके साथ? असीर मलिक, ठीक है? असीर मलिक। और ये शादी कब हुई? 9 नवंबर को आपकी कह रहा हूँ मलाला की शादी हुई, ठीक हो गया? तो 9 नवंबर को ये शादी होती है और मलाला यूसुफ़ज़ई इस दुनिया की यंगेस्ट सी हैं नोबेल प्राइज़ विनर हैं। 17 साल की उम्र में इनको पीस प्राइज़ मिला था। इंडिया का एक बंदा था क्लेश, उसके साथ इन दोनों को 2014 के अंदर इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था और उस वक़्त मलाला की एज क्या थी? 17 साल और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से दूसरा ये था कोई इंसान जिसको नोबेल प्राइज़ मिला था अब्दुल सलाम के बाद। अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या होता है, उसके बाद 10 और 11 नवंबर 2 डेट्स हैं। 10 नवंबर एज़ सच इम्पोर्टेंट नहीं है कि 10 नवंबर को क्या वैसे ही बता देता हूँ कि 10 नवंबर को इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने अफ़गानिस्तान के ऊपर एक मीटिंग रखी कि अफ़गानिस्तान के जो सूरत-ए-हाल है, उसके ऊपर एक मीटिंग रखते हैं और सब जोन से हैं ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जिन्हें कहते हैं। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का नाम है मोईद यूसुफ। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का नाम क्या है? मोईद यूसुफ, ठीक है? मोईद यूसुफ। तो उन्होंने क्या कहा जो सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं सारे मुल्क के जो अफगानिस्तान के हमसाए हैं वो मिल के बैठते हैं 10 नवंबर को इंडिया के अंदर। तो पाकिस्तान ने भी ऑब्वियसली बायकॉट कर दिया, चाइना ने भी बायकॉट कर दिया।
यूएस की तरफ से भी कोई इतना इंपॉर्टेंट बंदा नहीं आया, तो वो सिर्फ कुछ मुल्क आए, ईरान का आई थिंक आया और ताजिकिस्तान का, तो वो इस तरह से फ्लॉप हो गई 10 नवंबर को। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 11 नवंबर को पाकिस्तान के अंदर मीटिंग हुई, जो मैंने कल हमने डिस्कस की थी, उसको क्या कहते हैं, ट्राइका प्लस या एक्सटेंडेड ट्राइका मीटिंग, एक्सटेंडेड ट्राइका मीटिंग, ठीक है। तो ये 11 नवंबर को पाकिस्तान के अंदर होती है ये मीटिंग, और इसके अंदर ट्राइका, वही बात, पाकिस्तान, ट्राइका के अंदर कौन आएगा, पाकिस्तान और आपका यूएस, रशिया प्लस चाइना, ठीक है। इन्होंने ये सब हुई, और ये कहा इस्लामाबाद के अंदर आपकी मीटिंग होती है, और इसके अंदर जो सा है पाकिस्तान की सारी जो क़यादत थी वो यूएसए की तरफ से थॉमस वेस्ट साहब जो उनके स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे वो आए हुए थे, ठीक हो गया। और अफगानिस्तान का भी नुमाइंदा मैंने बताया था, मुत्तकी साहब जो उनके इंटर्म फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी आए हुए थे, और ज़मीर कोबलव जो उनसे रशिया की तरफ से स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है अफगानिस्तान के लिए, वो भी आए हुए थे, और चाइना के तरफ से भी एक रिप्रेजेंटेटिव जो उनसे, मुझे कंफर्म नहीं है कि उनके स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे, लेकिन वो भी थे। अगर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव आए थे तो उनका नाम मैंने कल आपको लिखवाया था, याओ यंग जो उनसा है वो भी थे। तो बस ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें ट्राइका प्लस मीटिंग थी, और ये 11 नवंबर को इस्लामाबाद के अंदर हेल्ड हुई, और इसमें जो उनसा है ये 4 मुल्क जो उनसे पाकिस्तान, सॉरी रशिया, यूएसए, चाइना, इनके रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे, और अफगानिस्तान की तरफ से उनके जो इंटर्म फॉरेन मिनिस्टर हैं अमीर खान या अमीरुल्लाह मुत्तकी, वो भी आए हुए थे, ठीक हो गया। तो ये उस हवाले से पाकिस्तान जो है वो न्यूज में रहा। अच्छा, उसके बाद लास्ट अक्टूबर के मंथ में हमने एक चीज की थी, सीओपी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। 31 अक्टूबर को क्या वो स्टार्ट हुई थी, सीओपी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये कब आपकी स्टार्ट हुई थी, 31 अक्टूबर को ये स्टार्ट हुई, ग्लासगो के, अभी बता देता हूँ साथ, और ये 12 नवंबर को खत्म हुई। ये क्या थी, ये आपकी क्लाइमेट के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस होती है। ये कहाँ हुई आपकी, ग्लासगो के अंदर, स्कॉटलैंड, ग्लासगो स्कॉटलैंड, हो गया। ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर ये हुई, और इसके अंदर जो सा है यूएस, चाइना, हर मुल्क, दुनिया के मुल्क से लोग गए हुए थे, और पाकिस्तान की यहाँ रिप्रेजेंटेशन किसने की, पाकिस्तान की तरफ से हमारी जो फेडरल क्लाइमेट की मिनिस्टर हैं, फेडरल क्लाइमेट मिनिस्टर जरताज गुल साहिबा, जरताज गुल, और SAPM ऑन क्लाइमेट, अमीन असलम, आई थिंक अमीन असलम। अब SAPM क्या होता है, ये बड़ा जबरदस्त आपने क्वेश्चन पूछा है, शायद मैंने कल नहीं बताया था। कोई भी मुल्क जो 3 होंगे आपके, उनको ट्राइका कहा जाएगा। ये अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बताई, क्या कहते हैं, हाँ, G20 की बात कर रहे थे, जिसमें मैंने बताया इटली इस दफा की, उसके बाद इंडोनेशिया आएगा, और उसके बाद आपका क्या है, इंडिया आएगा। तो अगर आप न्यूज आर्टिकल्स उठा के देखें पिछले लास्ट वीक के, तो उसमें क्या है, उसमें कहा गया है इंडिया ज्वाइंट ट्राइका, इंडिया ज्वाइंट ट्राइका, ठीक हो गया। तो ट्राइका क्या है कि जहां भी 3 मुल्क आ जाएंगे उनको क्या कहेगा, उनको वहां इंडिया और इटली और उसका क्या नाम है, इंडोनेशिया, इन तीनों को मिलाकर क्या कह रहे हैं, ट्राइका कह रहे हैं कि इन तीनों को एक एक साल के लिए उसकी प्रेसिडेंशियलशिप मिल गई है, प्रेसिडेंटशिप मिल गई, ठीक हो गया, ठीक है। और उसके बाद वैसे जो सा है, अगर 4 मुल्क हो जाएंगे उनको क्वाड क्वाड भी कहा जाए, जैसे इंडिया का इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, इनको क्या, इनको क्वाड भी कहा जाता है। लेकिन अभी तक जो सा मोस्टली ट्राइका यूज हो रहा है, ट्राइका या ट्राइका प्लस, वो अफगानिस्तान के रिलेटेड, लेकिन जनरली जहां भी 3 चीजें या 3 मुल्क आएंगे उनके लिए ट्राइका ये यूज होता है लफ्ज, ठीक हो गया।
ठीक है। अच्छा, तो अमीन असलम साहब जौन से हैं, ये एसएपीएम है। एसएपीएम क्या होता है? स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर। एसएपीएम स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन क्लाइमेट। और फेडरल मिनिस्टर जौन सी है स्टेट, वो क्या है? जरताज गुल साहिबा। तो इन्होंने पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की थी और वहां डिफरेंट चीजें, वहां बातें हुई क्लाइमेट के रिलेटेड। यूएस ने कहा कि हम 100% अपनी इलेक्ट्रिसिटी को, यूएस ने क्या कहा? यूएस ने कहा कि हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को 100% जो है वो कार्बन फ्री कर देंगे। कार्बन फ्री कर देंगे कब तक? 2035 तक। यूएस का हम 2035 तक अपनी इलेक्ट्रिसिटी को फ्री कर देंगे। और इसी तरह जो है चाइना ने भी कहा कि हम जो है 2050 तक अपनी मीथेन और CO2 इनको जीरो पे ले आएंगे। और ये सारी चीजें वहां बातें होती रही। इसके लिए, इसके बाद हमारे लिए इसी के रिलेटेड एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो है कि COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो सी अब 27 है, वो 2022 के अंदर कहाँ हेल्ड होगी? उस मुल्क का नाम भी सामने आ गया है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम है जी इजिप्ट। उसका क्या नाम है जी? उसका नाम है इजिप्ट। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आप लोगों से काफी दफा पूछा जाएगा। अभी तो आने वाले 1-2 मंथ के अंदर आपको COP26 के बारे में क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उसके बाद ये भी पूछा जाएगा कि COP27 विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अब वो इजिप्ट के अंदर होगी। और अभी हम कार्बन की बात कर रहे थे कि जो कार्बन, क्योंकि CO2 जो आपकी गैसेस जाती हैं तो ये आपका क्लाइमेट जोन सा है उस पे इफेक्ट करती हैं। तो इसके अगर हवाले से बात करें तो सबसे ज्यादा जोन सा है जो इस एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, या हम, अगर मैं इस तरह से यहाँ लिख के आपको बता दूं कि टॉप CO2, ये 2 नीचे आएगा, इमिटर, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा CO2 इमिट कर रहे हैं इस एनवायरनमेंट के अंदर, वो कंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपका चाइना है। चाइना के बाद आपका क्या है? यूएसए है। सेकंड नंबर पर यूएसए है। और उसके बाद क्या है आपका? EU, यूरोपीय यूनियन के जो मुल्क हैं, थर्ड नंबर पे यूरोपीय यूनियन है। और फोर्थ नंबर पर आपका इंडिया है। और फिफ्थ नंबर पर आपका रशिया है। तो अगर आपको फिफ्थ तक यहाँ साथ EU, EU थर्ड नंबर पर, EU के बाद आपका इंडिया, और फिफ्थ नंबर पर रशिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए टॉप 3 हैं, लेकिन टॉप 5 भी अगर आप कर लें, चाइना, US, EU, इंडिया और रशिया, ये आपके क्या है? टॉप पोल्यूटर्स हैं। और सबसे ज्यादा अगर मोस्ट पोल्यूटर पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट को खराब कौन सा मुल्क कर रहा है, तो वो चाइना है। और सेकंड नंबर पे क्या है जी? US है। हम जोन से हैं, हम टॉप इफेक्टिव में आते हैं। हम पोल्यूट नहीं कर रहे, लेकिन पाकिस्तान टॉप 10 जो मुल्क हैं जो सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट हो रहे हैं, उनमें पाकिस्तान का नाम भी आता है। और अगर आप में से कोई खुदा न खास्ता लाहौर के अंदर रह रहा है, तो उसको पता है कि आजकल सांस लेना कितना मुश्किल है। और आजकल जो लाहौर के हालात हैं, वो मोस्ट पोल्यूटेड, पूरी दुनिया के मोस्ट पोल्यूटेड में पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला चल रहा है। कभी न्यू दिल्ली आगे होता है और अगले दिन शाम को पता लगता है कि लाहौर बाजी ले गया, और अगले दिन फिर दोबारा न्यू दिल्ली बाजी ले जाता है। तो न्यू दिल्ली और लाहौर, ये भी साथ कहीं लिख लें, आजकल मोस्ट पोल्यूटेड जो सिटीज आ रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनमें लाहौर और न्यू दिल्ली जोन से हैं वो टॉप पर आ रहे हैं। और क्योंकि इसके हवाले से चीजें आजकल ज्यादा पूछी जाए, वो चीजें डिस्कस हो रही हैं, तो आप लोगों को, ये मैंने फेडरल तो बता दिया, तो आपको पंजाब के भी क्लाइमेट मिनिस्टर का पता होना चाहिए। तो हमारे जो पंजाब का, सॉरी क्लाइमेट नहीं, इन्वायरमेंट का, तो पंजाब का जो इन्वायरमेंट का मिनिस्टर है उसका नाम है मोहम्मद रिजवान। ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट का ये हाल है। और इन लोगों का तो आपको वैसे पता होगा, अमीन असलम का नहीं पता होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है जरताज गुल का आप सब लोगों को पता होगा। तो पंजाब के जो मिनिस्टर हैं, अगर किसी को नहीं तो मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान के जो विकेट कीपर हैं उससे नाम याद रख लें कि विकेट कीपर जो हमारा है मोहम्मद रिजवान, उससे पाकिस्तान के जो पंजाब का इन्वायरमेंट का मिनिस्टर है, और उसका क्या नाम है जी? उसका नाम है जी मोहम्मद रिजवान। और ये सारे इन्वायरमेंट जोन सा है उसके बारे में चीजें मिनिस्टर देखते हैं। वैसे जोन सा है एक वो बनी हुई है, अथॉरिटी बनी हुई है, उसके क्या कहते हैं, एजेंसी बनी हुई है, उसे कहते हैं EPA, इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। ठीक है, तो पी पहले लग जाए तो पंजाब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, पीपा। पीपा, वैसे इसे क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। ठीक हो गया, पीपा। और इसके साथ अगर पी लग जाए तो ये पीपा बन जाए। EPA क्या है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। और पाकिस्तान की इसमें साथ पंजाब साथ लग जाएगा तो पाकिस्तान इन्वायरमेंट
प्रोटेक्शन एजेंसी, ये आपके इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो परमिट्स देने होते हैं, इंडस्ट्रीज को कहना होता है कि अपनी जो आप इमिशन कर रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं, उस लिहाज से चीजें जो सी देखती हैं वो क्या है, ये आपकी EPA, इसको EPA कहते हैं, लेकिन जब साथ P लगेगा, पंजाब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। ठीक हो गया। तो ये आपका थोड़ा सा इसके रिलेटेड चीजें हो गई, जो COP आपकी 12 नवंबर को एंड हुई है। उसके बाद इसी 11 नवंबर के आसपास, 12 नवंबर के आसपास 11 नवंबर वाले दिन एक बंदा फोत हुआ साउथ अफ्रीका का, और उसने जो सा है हमारे लिए वक्त डाल दिया। और वो क्या है, उस बंदे का नाम है FWD क्लर्क। उसका क्या नाम है, FWD क्लर्क, KLERK क्लर्क। अब ये FWD क्लर्क साहब कौन है, ये एक तो 11 नवंबर 2021 को इनकी वफात हुई। और इनकी वफात हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहे हैं और ये फोत हुए हैं। तो ये लास्ट प्रेसिडेंट हैं उनके, सॉरी लास्ट नहीं, लास्ट वाइट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, जिसके 3 कैपिटल है ना साउथ अफ्रीका, ये वही साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के लास्ट वाइस कह रहा हूँ, वाइट, सफेद पोश, ठीक है, सफेद पोश नहीं, स्याह फार्म होता है, सफेद फार्म होता है। तो लास्ट वाइट जोन सा है, लास्ट वाइट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, वो कौन है, FWD क्लर्क। डी क्लर्क साहब जोन से हैं, और ये अभी 11 नवंबर 2021 को फोत हुए हैं। तो वहां व्हाइट और ब्लैक का क्या इशू है, एक वर्ड यूज किया जाता है, और इसी तरह ये MCQs भी आता है, अपार्थाइड। अपार्थाइड पूछा जाता है कि अपार्थाइड जोन सा है वो कौन से कंट्री में जोन सा है वो अपार्थाइड रिजीम आया था। तो अपार्थाइड का क्या मतलब है, अपार्थाइड का मतलब ये है कि एक कम्युनिटी को आप बिल्कुल दूसरे उसके जोन से हक तलफ कर लेना, उसको उनकी कलर की बेस पे उस लिहाज से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना। तो साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड क्या था कि वहां व्हाइट जोन से हैं, व्हाइट जो लोग थे वो माइनॉरिटी के अंदर थे, और ब्लैक पीपल जो थे वो वहां मेजॉरिटी के अंदर थे। तो 1940s में क्या हुआ, 1940s के अंदर जो ब्लैक लोग थे वो हालांकि मेजॉरिटी में थे, लेकिन व्हाइट वाले लोग जो माइनॉरिटी में थे उनकी हुकूमत बन गई, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कलर कि वो ब्लैक हैं, उनको सेपरेट करना शुरू कर दिया, उनको शहरों से बाहर सेग्रीगेट दूर भेजना शुरू कर दिया। उनको कहा कि आप जोन से हैं एक हमारे साथ बसों में नहीं बैठ सकते, आप उनके ऊपर जुल्म डिफरेंट, मतलब जो जुल्म आप सोच सकते हैं उनके ऊपर जुल्म किए। तो वो जोन सा है ये सारा व्हाइट माइनॉरिटी लोग थे, उन्होंने मेजॉरिटी के ऊपर ये सब जुल्म किए जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्किन कलर। तो उस रिजीम को क्या कहा जाता है, अपार्थाइड रिजीम। उसको क्या कहा जाता है, अपार्थाइड रिजीम के जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कलर उन्होंने डिस्क्रिमिनेट किया। तो ये 1940s में स्टार्ट हुआ, अगर एग्जैक्ट कहीं 1948 भी आता है, और लेकिन इसकी एंड डेट इंपॉर्टेंट है। एंड डेट अपार्थाइड जोन सा है ये 1994 के अंदर आपका एंड हुआ। और अपार्थाइड को एंड करने में सबसे ज्यादा किरदार एक बंदे का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसका नाम है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला, ठीक है। तो ये नेल्सन मंडेला साहब जेल में रहे 27 साल। इसका ये भी पूछा गया था एक दफा कि नेल्सन मंडेला साहब कितने साल जेल में रहे, तो ये 27 ईयर ये जेल में रहे। और 1990 के अंदर फिर ये तब प्रेसिडेंट थे, FWD क्लर्क। तो 1990 के अंदर इन्होंने हुक्म दिया कि नेल्सन मंडेला साहब को जेल से रिहा किया जाए, ये क्लर्क साहब ने। और फिर 1994 के अंदर ये FW क्लर्क साहब ने इस्तीफा दिया, और उसके बाद वहां एक कमीशन बना, उस कमीशन का नाम था ट्रुथ कमीशन, कि उसमें जिस जिस बंदे ने जो जो जुल्म किए थे वो आके अपने जुर्म को तस्लीम करता था, और उसको पूरे साउथ अफ्रीका के टेलीविजन के अंदर लाइव टेलीकास्ट किया जाता था, बताया जाता था लोगों को कि ये देखो इस बंदे ने ये जुर्म किए। लेकिन एट द एंड उन्होंने सब, आपने देखा होगा पाकिस्तान की सियासत में नवाज शरीफ या डिफरेंट जो सियासतदान है वो कभी कभी नाम लेते हैं, पाकिस्तान में ट्रुथ कमीशन बनना चाहिए। जिन जनरलों ने ये जर्नैल ये बाकी लोग इन्होंने जो कुछ किया है तो सब आके अपने वो करें। तो वो ट्रुथ कमीशन की आप बात कहाँ से आती है, ये साउथ अफ्रीका से आती है। तो ये भी पूछ लिया जाए कभी के ट्रुथ कमीशन कहाँ बना था, तो ट्रुथ कमीशन भी आपका साउथ अफ्रीका के अंदर बना था। और फिर ये नेल्सन मंडेला साहब जो थे 1994 में वहां के प्रेसिडेंट बन गए। तो इस वजह से ये बात कहां से शुरू हुई थी, FW क्लर्क से। तो ये तब लास्ट व्हाइट जोन से हैं वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो ये साउथ अफ्रीका। और अगर अभी की बात कर लें, करंट भी लिख लें,
ये एक दफा भी ये पूछा भी गया है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है सिरिल रामाफोसा। रामाफोसा। ये अभी करंट साउथ अफ्रीका के करंट, एक करंट और साथ एक लफ्ज लिखें इनकम्बेंट। इनकम्बेंट। इनकम्बेंट कभी भी लफ्ज लिखा आएगा इनकम्बेंट, इसका क्या मतलब है? करंट, मौजूदा। इनकम्बेंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, मैं आपसे पूछूं हु इज इनकम्बेंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, आप कहेंगे आरिफ अलवी। मैं आपसे पूछूं हु इज द इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो आप कहेंगे इमरान खान। तो ये लफ्ज याद कर लें कि करंट की जगह मोस्टली घुमाने के लिए इनकम स्टूडेंट्स को आता होता है, लेकिन सिर्फ इस लफ्ज की वजह से, इनकम्बेंट की वजह से लोगों को उनको ये भूल जाता है कि इनकम्बेंट ये पूछना क्या चाह रहा है। ठीक हो गया? तो इनकम्बेंट जो सा है ये आप लोगों को इसका भी पता होना चाहिए। अच्छा जी, साउथ अफ्रीका की बात हो गई। साउथ अफ्रीका के बाद अगर हम चलें तो पाकिस्तान की सियासत में अगर हम आए तो 17 नवंबर को एक ज्वाइंट सेशन हुआ। 17 नवंबर को ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। हाँ देखा, इनकम्बेंट का अगर आपको तब पता होता तो फिर आपका ये गलत ना होता। इनकम्बेंट वाला तहसीलदार में कौन सा क्वेश्चन आया था भला? वो तो नहीं आया हुआ था लाहौर हाई कोर्ट वाला? अच्छा तैयब अर्दवान वाला, अच्छा अच्छा अच्छा, तैयब अर्दवान वाला, ठीक है ठीक है। अच्छा, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट होता है 17 नवंबर को। ज्वाइंट सेशन का क्या मतलब? सेनेट और आपका जो सा है नेशनल असेंबली, उन दोनों के अरकान को मिलाकर जो सेशन होता है उनको ज्वाइंट सेशन कहते हैं। अगर हुकूमत की मेजोरिटी ना बन रही हो तो वो दोनों सेशंस को मिलाकर अपनी मेजोरिटी बना लेती है और फिर वहां से बिल पास करवाए जाते हैं। तो पाकिस्तान की तारीख में ये क्यों इंपॉर्टेंट मैं लिखवा रहा हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा के 33 बिल्स were passed in this session। 33 33 बिल पाकिस्तान की गवर्नमेंट पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 33 बिल इस सेशन के अंदर मंजूर करवाए हैं। कितने बिल? 33 बिल जो से हैं वो मंजूर करवाए हैं। और इनमें काफी बिल थे, आपको डिटेल वैसे भेज दूंगा, लेकिन इनमें इंपॉर्टेंट जो से ईवीएम था। ईवीएम। ईवीएम क्या है जी? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का एक बिल पास करवाया। फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों को, ओवरसीज पाकिस्तानीज को, मैंने कहा कि जो अभी पाकिस्तान का ज्वाइंट सेशन जो हुआ है वो 17 नवंबर को हुआ है और उसके अंदर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने 33 बिल मंजूर करवाए हैं। 33 बिल्स, 33 जोन से हैं वो बिल मंजूर करवाए हैं। बहुत ज्यादा है, लेकिन उनमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? एक ईवीएम का है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो कि पीटीआई कह रही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर नेक्स्ट इलेक्शन होने चाहिए, एक वो बिल था। और उसके बाद एक ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का जो राइट था, राइट टू वोट, वो दिया गया है। और उसके बाद एक दो बिल और थे जिसमें एक कुलभूषण यादव के रिलेटेड था और भी थे, लेकिन हमारे लिए जो हैं वो इंपॉर्टेंट ये बिल हैं। और इसमें सबसे ज्यादा ये है कि 33 बिल, ये आपने याद रखना है कि 33 बिल 17 नवंबर को पाकिस्तान की पार्लियामेंट से पास हुए हैं। इनकम्बेंट का मैंने बताया करंट, मैंने एग्जांपल दी तो है कि हु इज द इनकम्बेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो जनरल कमर जावेद बाजवा। हु इज इनकम्बेंट क्या है आपका? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, तो वो गुलजार अहमद। जो करंट आपका सर्विंग, इनकम्बेंट के साथ क्या लिख लें अगर आपने लिखना है? सर्विंग। जो आपका सर्विंग, आपका जो अभी करंट होता है उसको क्या कहते हैं? इनकम्बेंट कहते हैं। ठीक हो गया? और उसके साथ मैंने आपको कुछ जो से बिल पास हुए थे उनका भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ज्वाइंट सेशन मैंने आपको बताया है कि नेशनल असेंबली और सेनेट जो है उसको कंबाइन करके जो इजलास, सो वहां के अरकान और यहाँ 372, इन सबको मिला के जब इजलास होता है सेनेट को और नेशनल असेंबली को, उस इजलास को क्या कहा जाता है? ज्वाइंट सेशन कहा जाता है। उस इजलास को ज्वाइंट सेशन कहा जाता है। ठीक है? अब क्लियर हो गया ये ज्वाइंट सेशन वाला? ठीक।
अच्छा जी, तो हम करंट अफेयर्स देख रहे थे जो नवंबर के, तो उसमें अब हमारे पास क्या हुआ, उसमें आपको पता है कि 5 या 6 अक्टूबर को, आई थिंक 6 अक्टूबर को आईएसपीआर की तरफ से एक प्रेस रिलीज आती है, जिसमें वो कहते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब पाकिस्तान की जो एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, आईएसआई, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, उसके चीफ होंगे। उसके नए जोन से हैं वो डीजी होंगे, डायरेक्टर जनरल होंगे, डीजी आईएसआई होंगे। डीजी इसका चीफ नहीं होता, सॉरी, इसका होता है डीजी, डायरेक्टर जनरल। तो वो फिर पॉलिटिकल उसकी कुछ रीजंस हैं, वो नोटिफिकेशन डिले होता गया, काफी सारों ने तब से याद किया हुआ है। लेकिन अब क्या हुआ है, अब 21 नवंबर के बाद, 20 नवंबर को आपका जोन सा है, 20 नवंबर को 20 नवंबर को आपके नए डीजीआईएसआई नदीम अंजुम साहब ने हल्फ उठा लिया है। हल्फ तो नहीं, मतलब उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं, इसमें हल्फ तो नहीं अभी, नदीम अंजुम। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसके नए डीजी का क्या नाम है, उनका नाम है जी लेफ्टिनेंट, डीएस क्यों लिख दिया यार मैंने, डीजी, डीजी। तो उनके डीजी का क्या नाम है, डायरेक्टर जनरल का, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब। और उससे पहले जनरल फैज हमीद थे, तो वो फैज हमीद साहब जो उनसे हैं, उनको ट्रांसफर कर दिया गया। उनको क्या, उन्होंने 22 नवंबर को जाके कोर कमांडर बन गए। कोर कमांडर, कोर कमांडर कहाँ के बने हैं वो जी, क्योंकि वो काफी फेमस पर्सनैलिटी हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ के कोर कमांडर बने हैं। पिशावर के कोर कमांडर बने हैं, और पिशावर को 11 कोर भी कहा जाता है, 11 कोर। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी कोर के कमांडर बने हैं। 11 कोर की ऑप्शन हो तो भी आपके ज़हन में आना चाहिए कि 11 कोर पिशावर को कहते हैं। और उसके बाद क्या है, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद। ये कोर कमांडर कौन, फैज हमीद, जो पहले आपके डीजीआईएसआई से, फैज हमीद, लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, ये अब आपके क्या हैं जी, कोर कमांडर पिशावर हैं। ठीक हो गया। और ये आपके अब क्या हैं, अब और आपके डीजीआईएसआई अब चेंज होकर क्या हो गए हैं, सॉरी, नदीम अंजुम साहब जो हैं वो हो गए हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक आपका डिफेंस सिस्टम है, एक तो है ना आयरन डोम, वो भी मैं साथ लिखवा देता हूँ, आयरन डोम। आयरन डोम का पूछ लिया जाए तो आयरन डोम जोन सा है वो आपका कहाँ का है, इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम के कोई मिसाइल आपकी तरफ आ रहा है तो ये पहले जोन सा है डिफेंस उसको देखकर और मिसाइल से उसको तबाह कर देता है। तो इसी तरह उन्होंने एक नया जोन सा है वो डिफेंस सिस्टम जोन सा है अपना लेकर आए हैं, जिसके बारे में काफी बातें हो रही हैं। तो वो मल्टी बीम है। वो क्या है, मल्टी बीम, उसमें बहुत ज्यादा नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है। तो वो आपसे पूछ लिया जाए कि मल्टी बीम स्कॉर्पियस, उसका नाम क्या है, मल्टी बीम स्कॉर्पियस, बिच्छू की तरह। तो स्कॉर्पियस जोन सा है वो आपका क्या है, उनका डिफेंस वॉरफेयर सिस्टम है, वॉरफेयर सिस्टम। तो ये भी आपका किसका है, वॉरफेयर सिस्टम, ये भी आपका इसराइल का है। तो पहले उनका जो बड़ा हर जगह उसकी न्यूज और उसका फेमस हुआ था वो आयरन डोम था। और अगर मल्टी बीम स्कॉर्पियस वॉरफेयर सिस्टम के बारे में पूछा जाए, वो भी जोन सा है आपका इसराइल अब जोन सा है वो लेकर आया है। उसके बाद एक यहाँ मीटिंग हुई है, और वो आपकी क्या है, वो एक एसोसिएशन है, उसका नाम है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओशन, जो इंडियन ओशन, हमने ओशंस पढ़े थे ना डिटेल में, तो वही इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। ठीक है। तो इसके काफी सारे मेंबर हैं। ये जो इंडियन ओशन के रिलेटेड जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वहां, ये जो आपके माहीगीर हैं और बाकी जो वहां नेवी वगैरह, उनके रिलेटेड चीजें जो देखने के लिए, वीडियो नहीं यार, मेरे पास तो सही आ रही है। हाँ, मेरे पास सही आ रही है, वीडियो नहीं रुकी। तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ये जो सी आपकी इंडियन ओशन के रिलेटेड चीजें हैं, उनके लिए एक एसोसिएशन बनाई गई थी। और इसका पाकिस्तान और इंडिया मेंबर नहीं है, और सॉरी, पाकिस्तान प्लस चाइना नॉट मेंबर। पाकिस्तान और चाइना इसके मेंबर्स नहीं है। इंडिया इसमें जो सा है बहुत ज्यादा फाल है। और इसका अभी ढाका के अंदर इसकी मीटिंग हुई है 21। तो 21 इसकी अभी रिसेंटली नवंबर के अंदर मीटिंग हुई है। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ हुई है वो इंपॉर्टेंट है, ढाका के अंदर। ठीक है,
कहाँ हुई है? ढाका के अंदर। और ये एसोसिएशन मैंने आपको पहले नहीं पढ़ाई हुई, तो वैसे साथ लिख लें कि ये 1997 के अंदर बनी थी और इंडियन ओशन, ये जो आपका समंदर है, उसके रिलेटेड चीज़ें को देखने के लिए एसोसिएशन बनाई थी और इसका जो बनाने में मेन किरदार था वो इंडिया का था और अभी भी इसके जो मेन मेंबर्स में जिस मुल्क का नाम आता है वो इंडिया है। तो पाकिस्तान भी इसका मेंबर नहीं है और चाइना भी जो-सा है वो इसका मेंबर नहीं है। तो ये रिम एसोसिएशन के बारे में थोड़ी-सी बात हो गई। उसके बाद एक और चीज़ जो आप लोगों ने देखनी है, वो ये है कि अभी 19 नवंबर 2021 को क्या 19 नवंबर 2021 को सिखों के एक गुरु हैं, उनके बाबा गुरु नानक, उनकी क्या सालगिरह एनिवर्सरी थी, बर्थडे एनिवर्सरी बाबा गुरु नानक। तो ये लास्ट दफ़ा भी पूछा गया था कि कौन-सी कितनवीं बरसी थी? तो लास्ट टाइम तो 551th थी, तो इस दफ़ा 552nd जौन-सी है, 552nd जौन-सी है, वो इनकी क्या है सी बर्थडे एनिवर्सरी थी और ये 19 नवंबर को थी और ये कहाँ आपको पता है कि करतारपुर नारोवाल जौन-सा है, वहाँ ये काफ़ी सारे सिख यात्री भी आए हुए थे और उनमें इस दफ़ा सिद्धू पाजी जौन-से हैं, वो भी आए हुए थे। इवन सिद्धू पाजी से याद आया, उनसे पहले एक सीएम पंजाब आए हुए थे इंडिया के, ठीक है? सीएम पंजाब जौन-से हैं, वो भी आए हुए थे। उनका नाम अगर आप लोगों ने मैं बोल देता हूँ, सीएम पंजाब पहले एक और बंदा था, उसने रिज़ाइन दे दिया है। अब जौन-से नए सीएम पंजाब है क्योंकि ये पाक वहाँ करतारपुर भी आए हुए थे, तो इनका नाम है चरणजीत सिंह चन्नी। चरणजीत, यहाँ लिख देता हूँ छोटा-सा चरण JIT जीत। तो चरणजीत सिंह चन्नी साहब जौन से हैं, वो अब इंडियन पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि पाकिस्तान यहाँ करतारपुर भी आए थे और किस लिए आए थे कि बाबा गुरु नानक की 552nd जौन सी है वो बर्थ एनिवर्सरी थी और ये 19 नवंबर को जौन सी है ये सेलिब्रेट इनकी की गई। ठीक हो गया? उसके बाद अगर हम बात करें उसके बाद अगर हम यहाँ बात करें, तो हमारे पास एक शायद मैं ना लिखवाता लेकिन अब इम्पोर्टेंट है कि उनका नाम पहले लिख उसका नाम है जी मैगडेलिना मैगडेलिना एंडरसन ANDERSON एंडरसन या एंडरसन, ठीक है? मैगडेलिना मैगडेलिना एंडरसन। अब ये मैगडेलिना साहिबा कौन है? ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन। जो आपका स्वीडन मुल्क है, उस स्वीडन के मुल्क की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं। फर्स्ट क्या है जी? फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन है। तो ठीक है, फर्स्ट फीमेल होंगी, इतनी इंपॉर्टेंस की क्या बात है? लेकिन ये जब बनी, तो इन्होंने क्या किया, इनकी मेजॉरिटी जौन-सी है, इनके साथ जो पार्टनर थे वो छोड़ गए, तो इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। और फिर उसके बाद दोबारा वोटिंग हुई, तो 1 ही हफ्ते के अंदर दोबारा वो इनके जो इत्तेहादी थे वो साथ आ गए, तो ये 1 हफ्ते के अंदर 2 दफ़ा मुंतखब हुई हैं। ये क्या हुई हैं? ये सेकंड टाइम इन 1 वीक, 1 हफ्ते के अंदर ये 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुई हैं। ये पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं स्वीडन की, तो इस वजह से ये डबल इम्पोर्टेंट होगी हमारे लिए, इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, तो मे बी हो सकता है कि ये चीज़ भी आपसे पूछ ली जाए। और फीमेल की बात कर रहे हैं, तो आज आपको पता है 2 दिसंबर है। आज क्या है? 2 दिसंबर। तो आज वैसे ही उसके लिए बता रहा हूँ कि पूरे मुस्लिम दुनिया की पहली और ओवरऑल यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो, उन्होंने आज पहली दफ़ा 2 दिसंबर 1988 को हल्फ उठाया था। 1 सेकंड। ठीक है? तो आज क्या है जी? 2 दिसंबर 1988 को बेनज़ीर भुट्टो ने जो मुस्लिम दुनिया है, उनकी पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर और ओवरऑल पूरी दुनिया में यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, फीमेल प्राइम मिनिस्टर का क्या हल्फ उठाया था आज के दिन 1988 के अंदर, ठीक है? और उसके बाद जी, उसके बाद अगर हम बात करें, तो अब हमारे पास 2-3 चीज़ें हैं लास्ट, उसके बाद हम क्रिकेट पे चलते हैं।
तो इकोनॉमिस्ट एक मैगजीन है, इकोनॉमिस्ट मैगजीन, ठीक है, और ये कहाँ का है जी? इंग्लैंड, लंदन से ये जो सा है ये निकलता है। तो इसने ना एक लिस्ट जारी की है, जिसमें इसने डिफरेंट इंडेक्स से देखकर कि कौन सा इस पूरी दुनिया के अंदर जो सा है सबसे महंगा सिटी है और कौन सा सबसे सस्ता सिटी है। तो इसराइल का एक सिटी है टेल अवीव, TELAVI, टेल अवीव। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट उसने इसको क्या कहा है? मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी, ठीक है। सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी क्या है? टेल अवीव। और इससे पहले पिछले साल जो पेरिस था उसको इसने पीछे छोड़ दिया है, और अब पेरिस जोन सा है वो क्या है जी? पेरिस अब जोन सा है वो सेकंड नंबर पर आ गया है। और उसके बाद ये आपके सबसे एक्सपेंसिव सिटी थे। और उसके बाद चीपेस्ट सिटी की बात करें, जो चीपेस्ट आपके सिटीज हैं, सबसे सस्ते जहां चीजें सबसे ज्यादा सस्ती मिलती हैं, तो उसमें नंबर 1 पे आपका आया है दमस्कस, दमिश्क, सीरिया के अंदर जो सा है दमिश्क, ठीक हो गया। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? एक तो तेल अवीव हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, दमिश्क भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारा आपका सबका प्यारा मुल्क कह रहा हूँ, सिटी कराची, कराची जो सा है वो चीपेस्ट के अंदर छठे नंबर पर है, कि छठे नंबर पे सबसे ज्यादा जहां चीजें सस्ती मिलती हैं उनमें हमारा जो कराची है वो छठे नंबर पर आया है। तो हमारे लिए क्या है जी? ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एक यहाँ की लास्ट बात जो अभी 30 नवंबर को हुई, 30 नवंबर को एक मुल्क है, उसका नाम है जी बारबाडोस, 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 ठीक हो गया। बारबाडोस, जिसका कैपिटल हमने पढ़ा था बारबी से और आगे ब्रिज टाउन, ठीक है, बारबाडोस ब्रिज टाउन। तो बारबाडोस क्या हुआ है? बारबाडोस बिकेम रिपब्लिक, वो रिपब्लिक बन गया है। रिपब्लिक का क्या मतलब इसका अगर मैं बताऊं? रिपब्लिक और आगे लिखें आफ्टर 400 ईयर्स, 400 साल बाद ये क्या है आपका? रिपब्लिक बन गया है। ये क्या है? ये बर्तानिया की कॉलोनी था, बर्तानिया का यहाँ जोन सा है कब्जा था। तो अभी भी जोन सा है इनके जो नोट थे और इनका जो ओवरऑल ये हुक्मरान था, ये मलकाए बर्तानिया को मानते थे, ठीक है। तो अब इन्होंने फाइनली क्या किया है? 400 साल बाद इन्होंने अपने आप को वहां से आजाद किया। उन्होंने कहा कि अब हमारा जो हुक्मरान है, इनका पहला जो अभी प्रेसिडेंट है उनका नाम है संद्रा मैसन, वो इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने हैं, संद्रा, रिपब्लिक ऑफ मैसन, ठीक है, संद्रा मैसन इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने हैं। और बारबाडोस जो है वो अब रिपब्लिक बन गया है। और इन्होंने एक सिंगर है रेहाना, उसको अपना नेशनल हीरो जो है वो भी करार दिया है। तो ये भी चीज बड़ी फेमस हुई थी कि रेहाना एक सिंगर है, जब वो फलस्तीन का इशू हुआ था तब भी उन्होंने काफी आवाज उठाई थी रेहाना ने। तो रेहाना को इन्होंने अपना नेशनल हीरो करार दिया है। और उसके बाद इन्होंने आखिरकार जो है 400 साल बाद बरतानिया की जो गुलामी और इनके नोट्स के ऊपर भी इवन और सारे हर जगह इनका जो तराना और हर जगह इन द नेम ऑफ क्वीन कहा जाता था। तो अब ये इन्होंने अपने आप को क्या किया है? इन्होंने क्वीन का खत्म कर कर अपने आप को एज अ रिपब्लिक जोन सा है 400 साल बाद डिक्लेयर कर दिया है। क्लियर होगी यहां तक चीजें? चलें जी, बस एक चीज और उसके बाद हम बस क्रिकेट, वो बस ऐसे ही आप लोगों के जरा थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होंगी आप लोगों के लिए चीजें। लास्ट चीज, जो सी है यहाँ, वो बंदा है एक, उसका नाम है जी पराग अग्रवाल। पराग अग्रवाल साहब कौन है? ही इज द न्यू CEO ऑफ ट्विटर, न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ट्विटर, ठीक है। ट्विटर के जो पुराने भाई साहब थे जिन्होंने ट्विटर बनाया भी था, उसके CEO भी थे, उनका नाम था जैक डॉर्सी, ठीक है, जैक डॉर्सी, DORSEY, जैक डॉर्सी। तो उन्होंने रिजाइन दे दिया है और ये इंडियन है पराग अग्रवाल, और ये अब नए CEO के ट्विटर हैं। और अगर इस यहाँ बात करूं, साथ लिख लें क्योंकि अभी हम लिख ले हैं, तो ट्विटर जो सा है ये 2006 के अंदर जो सा है बनाया था। और इसके जो फाउंडर थे वो मैंने आपको बताया, जैक डोरसी, DORSEY। और यही अभी CEO थे, इन्होंने अभी क्या कर दिया है? इन्होंने रिजाइन दे दिया है। और अब पराग अग्रवाल जो कि एक इंडियन है, वो CEO जोन से है ट्विटर के बन गए हैं। और ये भी लास्ट वीक की अभी डेवलपमेंट है, ठीक हो गया। लास्ट वाले की जो मैं बात कर रहा था वो मैंने बारबाडोस की बात की थी, कि बारबाडोस 400 साल बाद जोन सा है वो रिपब्लिक बन गया है, वो रिपब्लिक बन गया है। और 30 नवंबर को उन्होंने रेहाना जो एक सिंगर है उसको अपना नेशनल हीरो जोन सा है वो की कहा है।
चलें जी, अब हम आ जाते हैं स्पोर्ट्स की तरफ। थोड़ा सा टाइम लगेगा, इंटरेस्टिंग चीजें, और हमारा जो नवंबर का मंथ है वो एंड हो जाए। अच्छा जी, स्पोर्ट्स से पहले एक तो स्पोर्ट्स से पहले अगर बात कर ले जाए, पहले क्रिकेट की तरफ आने से पहले, तो उससे जो सा है, अगर एक जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है 2021, ये लिख लें, 2021 मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप, ठीक है? और ये कहाँ हो रहा है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इंडिया के अंदर, ठीक है? तो इस तरह की चीजें भी पूछ लेते हैं। ठीक है? तो मेंस जूनियर हॉकी जोन सा है वो कहाँ हुआ है, वो आपका इंडिया के अंदर जोन सा है वो हुआ है। अच्छा, उसके बाद क्रिकेट की बात करें, तो क्रिकेट की आपको पता है अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप हुआ। वर्ल्ड कप की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आईसीसी ने नेक्स्ट इवेंट का जो ऐलान किया है, जो कि एक पाकिस्तान के अंदर होना है, वो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी है। तो ये पूछा जा सकता है कि 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो कौन होस्ट करेगा? तो आपकी जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान जोन सा है वो होस्ट करेगा। और ये आप गिन लें कि ये कितने साल बनते हैं। 1996 पाकिस्तान ने लास्ट वर्ल्ड कप होस्ट किया था, लास्ट, ठीक है? तो 1996 के बाद अब 2025 के अंदर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जोन सा है वो होस्ट करेगा। उसके बाद क्रिकेट के रिलेटेड ही एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, अभी हमने उसके सीईओ को देखा, तो आईसीसी का एक सीईओ उन्होंने परमानेंट नया लगाया है। उस बंदे का नाम आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, पहले भी जो था उसका नाम भी बार बार पूछा जाता था। तो इसका क्या नाम है? जियोफ एलरडाइस। जियोफ एलरडाइस, इनका ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक है, जियोफ एलरडाइस का। और ये आईसीसी के परमानेंट जोन से हैं, सीईओ जोन से हैं, वो लगे हैं। इनके बाद अगर हम चलें तो वर्ल्ड कप की बात करें, तो आपको पता है अभी वर्ल्ड कप हुआ, और एक तो टी20 वर्ल्ड कप 2021 में हुआ है ये अभी, और ये असल में होना 2020 के अंदर था। रिपीट इसको कर दूं, ये जियोफ एलरडाइस, ये सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं आईसीसी। आईसीसी क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। सॉरी मैं ये बताना भूल गया, मेरे ज़हन में था, आप लोगों को पता होगा। आईसीसी क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आईसीसी का? दुबई के अंदर। आईसीसी का हेडक्वार्टर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसका हेडक्वार्टर है दुबई के अंदर। तो इसके नए सीईओ लगे हैं जियोफ एलरडाइस, और ये इनका ताल्लुक कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से है। तो 2021 का जो वर्ल्ड कप हुआ, ये अब पहले 2000 लास्ट ईयर ये इंडिया के अंदर होना था, लेकिन उसके बाद क्या, क्योंकि कोविड की वजह से, तो ये कहाँ हुआ है अभी? आपका दुबई, सॉरी दुबई से अच्छा आप इसे लिखें यूएई, क्योंकि शारजा में भी हुआ ना। तो ये आप कहाँ लिखेंगे? यूएई प्लस ओमान, ठीक है? यूएई और ओमान, ये दो इसके कंट्रीज थे जहां ये हुआ। और उसके बाद ये स्टार्ट आपका हुआ जो सा है 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को ये स्टार्ट होता है आपका, और क्या कहते हैं, 14 नवंबर को, 14 नवंबर को इसका फाइनल हो जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच कब खेला गया जी? ये आपका 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर 2021 को खेला गया। और ये जो आपका जो 14 नवंबर को फाइनल हुआ, 14 नवंबर को फाइनल हुआ, और फाइनल किसके दरमियान हुआ? ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। और इनका विनर कौन था? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने जो सा है ये आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 जो कि दुबई के अंदर खेला गया, ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीत लिया। ठीक हो गया? और उसके बाद यहाँ ऑस्ट्रेलिया की बात है, ऑस्ट्रेलिया के रिलेटेड हम 2-3 चीजें देख ली। एक तो ये जो एलरडाइस हैं, ये भी ऑस्ट्रेलिया से हैं, ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता। और अब ये 2021 के बाद 2022 के अंदर भी टी20 वर्ल्ड कप होना है। क्या होना है जी? टी20 वर्ल्ड कप, ठीक है? तो ये जो टी20 वर्ल्ड कप 2022 का होना है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेला जाएगा। तो ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि अब आगे नेक्स्ट वो आ रहा है, उसकी प्रिपरेशन होनी है, तो उसके रिलेटेड भी आप लोगों से ये चीजें जो सी हैं वो पूछी जा सकती हैं। ठीक हो गया? तो ये वर्ल्ड कप के रिलेटेड चीजें थी। और बाकी अगर किसी ने देखनी है तो मुझे नहीं लगता इस तरह पूछें कि जो फाइनल में मैन ऑफ द मैच था वो किसको मिला था। अगर है तो फाइनल में मैन ऑफ द मैच ऑस्ट्रेलियन एक प्लेयर थे मिचेल मार्श, उनको मिला था। और जोन सा है मिचेल मार्श, MAR मार्श, ठीक है, SH मार्श, मिचेल मार्श। और पूरे आइस जो टी20 वर्ल्ड कप हुआ है उसका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, पूरे टूर्नामेंट का प्लेयर जोन सा है वो किसको मिला है? वो डेविड वार्नर साहब को मिला है। ठीक है?
ये जोन से हैं कुछ आपकी क्रिकेट के, डेविड वार्नर ये एक ही नाम है, डेविड वार्नर, ठीक है? तो ये कुछ क्रिकेट के रिलेटेड आप लोगों की चीज़ें थी, जो इस नवंबर के मंथ में क्योंकि ये कंप्लीट हुआ और ये ओवरऑल जोन से आपके नवंबर के कुछ करंट अफेयर्स थे। बल्कि इसमें एक लास्ट चीज़, सिर्फ लास्ट चीज़, पक्का वादा उसके बाद खत्म। सिर्फ ऐसे 1 सेकंड, वो एक नाम है PENG, पेंग शुआई, SHUAI, पेंग शुआई। अब कोई पूछे सर ये पेंग शुआई, तो ये पेपर में भी आपसे इसी तरह पूछा जा सकता है, पेंग शुआई। क्या पूछेंगे? एक तो पूछ सकते हैं कि इनका ताल्लुक कहाँ से है? इनका ताल्लुक है चाइना से और ये बेसिकली कौन है? ये हैं आपकी टेनिस प्लेयर। और आप कहेंगे सर आपने ये लिखवाते-लिखवाते टेनिस प्लेयर क्यों लिखवा दिया पेंग शुआई? ये इसलिए मैंने लिखवाया और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आप ये जो हैं, ये एक बड़ी फेमस वहाँ की टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने इनके साथ क्या हुआ? इनके साथ वहाँ की एक कम्युनिस्ट जो पार्टी है, वहाँ की जो पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी, वहाँ के एक सियासतदान ने हैरेसमेंट की इनके साथ, तो जिसका इन्होंने क्या उसके खिलाफ मुकदमा या उसके बारे में बात की, तो उसके बाद इनको जोन-सा क्योंकि वो काफ़ी पावरफुल बंदा था, उसके बाद ये ऑलमोस्ट 1 वीक से ज़्यादा ये गायब रहीं। हर जगह मीडिया पे न्यूज़ आई कि जो टॉप टेनिस स्टार हैं उनकी चाइना की, उसको बिल्कुल एक तरह से नज़रबंद कर दिया गया है और उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा शोर मचा, तो उनको एक इवेंट सामने लाया गया, लेकिन उसके बाद भी जोन-सा है, अभी वो उस तरह से खुलकर सामने बोल नहीं रहीं और उनको यही कहा जा रहा है, इसके बारे में यही कहा जा रहा है कि इनको डरा या धमका कर इनको कहा जा रहा है कि आप अपनी एलिगेशंस जो आपने एक पॉलिटिशियन के ऊपर लगाई हैं, कि उन्होंने आपको हैरेस किया है, वो वापस ली जाएँ। तो ये एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं, टॉप रैंकिंग में आती हैं, टॉप 5 में आई थिंक। तो ये जोन-सा है आप लोगों से पूछा जा सकता है क्योंकि ये भी रिसेंटली न्यूज़ में रही है पेंग शुआई। तो ये एक टेनिस प्लेयर हैं और ये कहाँ से बिलॉन्ग करती हैं? ये चाइना से बिलॉन्ग करती हैं। क्लियर हो यहाँ तक चीज़ें, जो अभी तक हमने पढ़ी। अभी तक मैं वैसे मैंने क्रिकेट में साथ मैंने सोचा हुआ था कि आपको PSL की भी 2-3 बातें बता दूँगा, लेकिन आप लोग जो से थक गए हैं, तो फिर इंशाल्लाह PSL की बातें फिर कभी सही। ठीक है? सबको क्लियर है यहाँ तक? ठीक है जी, ठीक है।